हेलो नमस्कार प्यारे साथी, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल पे। तो साथियों, ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम को टीम के द्वारा बनाया गया है और उन्होंने ऐसे ही 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो स्पेशली यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरी डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज का हमारा ये मॉडल पेपर नंबर 7वां है। इससे पहले मैंने आपको 6 मॉडल पेपर करा दिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो बच्चों, आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही जल्द होने वाला है। आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर लीजिए, ज़्यादा टाइम दीजिए पढ़ने में, जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए और आप इस जॉब को ले लें। जो भी भाई बहन ये प्रैक्टिस सेट नहीं मंगा पाए हैं, वो भाई बहन इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। ये अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है पहला, मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखिका द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो ये उपन्यास अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई उपन्यास या पुस्तक, तो सूर्यकांत त्रिपाठी की अनामिका हो गई और परिमाण, ये इनकी 2 पुस्तक हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सलमान रुश्दी, तो सलमान रुश्दी इनका मिडनाइट क्या है, इनका मिडनाइट चिल्ड्रन एक उपन्यास है और इनकी एक दूसरी पुस्तक है द सैटेनिक वर्सेज, ये इनकी 2 पुस्तक हैं। नेक्स्ट है अमीश त्रिपाठी। तो अमीश त्रिपाठी की पुस्तक का नाम है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसका ऑप्शन तो ए सही है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका हैं अरुंधति रॉय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 89 1 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको ऐसे याद रखना, 1-2 युवा यानी कि 12 जनवरी। 16 अगस्त को क्या मनाते हैं। तो 16 अगस्त को BUDS दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अगस्त को क्या मनाते हैं, BUDS दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 नवंबर को, तो 25 नवंबर को मांस रहित दिवस के रूप में मनाते हैं। और 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर हमारा क्या है, हमारे ये साल का लास्ट दिन होता है, तो इसे हम नए साल की पूर्व संध्या के रूप में मनाते हैं। कैसे, ये नए साल की पूर्व संध्या के रूप में मनाते हैं 31 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। 4 का ए एसिटिक अम्ल। एसिटिक जो अम्ल होता है वो सिरके में मौजूद होता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो सिट्रिक जो अम्ल होता है वो खट्टे फलों में, किसमें, खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल।
लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो पालक, किसमें, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों में भी ये पाया जाता है, जैसे कोको। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में भी पाया जाता है, किसमें, टमाटर और पालक, इनमें अधिक मात्रा होती है ऑक्जेलिक अम्ल की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी नृत्य कर्नाटक राज्य का ये उत्सव है, हम्पी नृत्य। ओडिशा का। भारत के कुल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। तो ओडिसी किसका है? ये उड़ीसा का है। ओडिसी, मणिपुरी, कथक, सत्रिय। तो सत्रिय किस राज्य का? ये असम का है। तो स्टार्टिंग से इनके राज्य भी बता देती हूँ। भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है और मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर भारत का है, सत्रिय असम का है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप इसको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। शास्त्रीय नृत्य भारत में कुल कितने होते हैं? तो 8। लेकिन संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार भारत में संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन अगर आपसे वहीं अगर पूछ लिया जाए कि संस्कृति मंत्रालय यानी किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो आप ऑप्शन में कितना टिक करना? 9। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग पूछे तो आप 9 टिक करना। लेकिन अगर संगीत अकादमी के अनुसार पूछे तो भारत में कुल 8 नृत्य हैं, यानी कि 8 क्लासिक शास्त्रीय नृत्य हैं। तो किसका? कर्नाटक। तो कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। गुजरात का डांडिया। गुजरात का क्या है? डांडिया। आप भरतनाट्यम तमिलनाडु का है तो भरतनाट्यम ऐसे याद रखना। तो ये मैंने आपको बता दिए सारे। महाराष्ट्र का क्या है? और महाराष्ट्र का लावड़ी। महाराष्ट्र का क्या है? वहाँ लावड़ी नृत्य है, पोवदास नृत्य है। कौन सा है? पोवदास, लावड़ी और कोली नृत्य। पावदास, कोली, तमाशा, ये सारे महाराष्ट्र के नृत्य हैं। आगे चलते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियाँ, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो किस मंत्रालय के पास? तो ये है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 6 का सी यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन सी सही है। 6 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? विषाणु विज्ञान संस्थान किस स्थान पर है? तो वो है पुणे। कहाँ है? पुणे में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1098 है। कितना है? 1098। 1910 टोल फ्री नंबर, ये रक्त बैंक की सूचना के लिए है। रक्त बैंक की सूचना के लिए है। 114 हेल्पलाइन नंबर, ये बाल हेल्प 114 बाल शोषण के लिए है। बाल शोषण हेल्पलाइन नंबर है। 194 तो ये क्या? 194 ये आईपीसी धारा है। 194 क्या है? ये
आईपीसी धारा है। जैसे किसी को गंभीर अपराध के मामले में फंसाने से जुड़ी ये क्या है, ये एक धारा है। और 1098, तो 1098 बाल संरक्षण किसके लिए है, बाल हेल्पलाइन नंबर है ये, बाल हेल्पलाइन नंबर 1098, तो इसका 8 का आंसर भी बी है, बी ऑप्शन सही है। और हेल्पलाइन नंबर है, आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है, 1098 बाल हेल्पलाइन नंबर जो इसमें दिया गया है, 1090 अपराध हेल्पलाइन नंबर है, 1090 अपराध हेल्पलाइन नंबर, और 1070 जो है वो आपदा हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट है 194, तो 194 जो हेल्पलाइन नंबर है वो रोडवेज के लिए, रोडवेज मतलब शिकायत दर्ज करने के लिए। और 112 ये पुलिस, 112 पुलिस का है, जो ये तो सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। तो सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन सा होता है, तो इसमें डीजीपी कौन होता है, डीजीपी पुलिस महानिदेशक, ये सर्वोच्च पद पर होता है। आगे सरकार का यह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है, तो इसमें कौन सा शामिल है, तो राजस्व बजट ऑप्शन बी सही है, 10 का बी। नेक्स्ट है मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई हैं, तो विशाल वो मूर्तियां कुषाण किसकी हैं, कुषाण की हैं। नेक्स्ट है 12, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया, तो कौन से वायसराय जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया, तो लॉर्ड कर्जन जो हैं उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे चलते हैं, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, 13 का डी क्या है, हॉर्टिकल्चर, क्या है, हॉर्टिकल्चर है जिसमें सब्जियां और ये सब उगाया जाता है। तो सेरीकल्चर में किसकी खेती की जाती है, सेरीकल्चर रेशम की खेती यानी रेशम के कीड़ों की खेती सेरीकल्चर से है। और पिसीकल्चर में मछली की कृषि होती है, मत्स्य यानी पिसीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये मछली की खेती से संबंधित है। और विटीकल्चर अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जानते हैं, अंगूर की खेती विटीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, तो किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, तो 14 का ऑप्शन बी सही है, कोच्चि। नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था, तो वर्ष 2011 में जनगणना कार्य 2 चरणों में किया गया था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 16 नंबर, मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है निम्न में से किस देश में स्थित है, तो ये चीन में स्थित है, 16 का डी। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के सागर पर मनाया जाता है। इससे पहले मैंने आपको कुंभ मेला के बारे में बता दिया है, तो आप हमारे मॉडल पेपर देख सकते हैं, उसमें बताया मैंने आपको किन किन जगह पे लगता है और किस नदी के किनारे लगता है, किन किन नदियों के किनारे लगता है, तो 17 का ए यानी गंगा, यमुना, पौराणिक, सरस्वती, इन नदियों के किनारे ये कुंभ मेला आयोजन होता है। तो किन किन शहरों में ये लगता है, ये कुंभ मेला है जो हिंदू धर्म का ये एक धार्मिक ये त्यौहार है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। ये 4 पवित्र नदियों पर 4 तीर्थ स्थानों के बीच ये मनाया जाता है। तो 4 पवित्र नदियाँ ये हैं, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। फर्स्ट ये गंगा नदी पर ये कहाँ लगता है, ये हरिद्वार में लगता है। शिप्रा नदी पर ये उज्जैन में लगता है और नासिक में ये गोदावरी नदी पर लगता है। प्रयागराज में ये
गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, यानी कि प्रयागराज में ये तीनों के संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। उस नदी के तट पर ये इस मेला का आयोजन किया जाता है। ये हमारा एक हिंदू धर्म का ये त्यौहार है या पर्व है, ये धार्मिक त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर, उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 18 का डी ऑप्शन सही है, यानी कि उद्योग। 18 का डी ऑप्शन सही है, उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। प्रश्न है 20, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदल करके मानवाधिकार परिषद, ये तो ऑप्शन ए सही है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका नाम बदल के क्या रख दिया? ह्यूमन राइट काउंसिल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर, एनआईए का पूर्ण रूप दीजिए, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है। एनआईए, तो एनआईए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि ऑप्शन डी राइट है 21 का। 22 पे चलते हैं। इजराइल हमास, क्या है? इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 22 का ऑप्शन ए, यानी ऑपरेशन अजय, जो इजराइल और हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, भारतीय नागरिकों को इजराइल और हमास से निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन, वो ऑपरेशन अजय, यानी ऑपरेशन अजय, यानी ए ऑप्शन राइट है। 23 प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। आप लोग भी लगाया करिए और लगा के हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETACA की बातचीत फिर से शुरू की है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो 23 का ऑप्शन डी, यानी श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका समझौता की बातचीत फिर से शुरू की है। नेक्स्ट है 24 नंबर, भी करंट का। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो गोवा, कोच्चि, थ्रिशूर या तिरुवनंतपुरम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 24 का कौन सा सही है? बी, कोच्चि, ऑप्शन बी 24 का। 24 का आंसर बी। 25 नंबर, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहल डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसने द्वितीय यानी सेकंड रैंक हासिल की है। 25 का भी। आगे चलते हैं। 26 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो सियाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई, महर्षि वेद व्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो किस नाम से रखा गया है? तो नाम का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 26 का सी सही है। 27 नंबर, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ की गई? तो 27 का बी, यानी रूस। 28 नंबर प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो RBI के गवर्नर कौन थे?
तो डॉक्टर उर्जित पटेल थे। कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। ऑप्शन बी सही है 28 का। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो श्री शक्तिकांत दास, ये वर्तमान के हैं। ये वर्तमान के हैं। 2016 में कौन थे? तो ये डॉक्टर उर्जित पटेल, ये 2016 के हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय क्या है? तो शिकायत करने का समय क्या है? 29 का बी, यानी 24 घंटे के भीतर। 24 घंटे के भीतर अगर कोई अपराध किया है तो हमें उसकी रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो इस 2017 में भारत में जीएसटी लागू की गई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीता? इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जीएसटी का टॉपिक पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में या चैनल पे जाके देख सकते हैं, वीडियोज़ में पढ़ा होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने जीएसटी का शॉर्ट नोट्स कराया है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है, आप पढ़ सकते हैं। 31 प्रश्न पढ़ते हैं। क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है। 2023 का अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है? तो मोहम्मद शमी ने। किसने? मोहम्मद शमी ने। और अगर करंट का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो अभी जो आईपीएल हुआ था उससे पूछ सकता है। 2024 में जो 17 जो आईपीएल हुआ है 2024 का, तो विराट कोहली को ऑरेंज कैप मिला। क्या मिला? ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला। सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे आईपीएल में। आरसीबी किसके लिए ये खेले? ये आरसीबी, यानी इन्होंने जो रन बनाए थे वो 741 रन बनाए थे। 741 रन किसने बनाए थे? विराट कोहली ने। इनको ऑरेंज कैप मिला। फाइनल में जो स्थान था वो कहाँ था आईपीएल का? वो चिदम्बरम स्टेडियम में, यानी आईपीएल का जो फाइनल मैच था वो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ। इसके जो विजेता थे, तो विजेता कौन थे? विजेता जो थे उनका नाम श्रेयस अय्यर, कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, मतलब केकेआर को क्या बोलते हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स। तो श्रेयस अय्यर थे, उसके विजेता थे फाइनल के। उप विजेता कौन थे? तो सनराइजर्स। उप विजेता जो थे वो सनराइजर्स, यानी SRH सनराइजर्स हैदराबाद, ये उसके उप विजेता थे। पर्पल कैप किसको मिला था? तो पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला था। हर्षल पटेल को क्या मिला था? पर्पल कैप। और पर्पल कैप की जो धनराशि होती है वो 10 लाख रुपए होती है। ऑरेंज कैप की भी राशि 10 लाख होती है। तो हर्षल पटेल ने, इन्होंने 24 विकेट, यानी कि जो पर्पल कैप होता है वो सबसे ज़्यादा विकेट के लिए होता है। पर्पल कैप किसके लिए होता है? सबसे ज़्यादा विकेट के लिए पर्पल कैप, और सबसे ज़्यादा रन के लिए ऑरेंज कैप। और इसकी जो धनराशि होती है वो 10 लाख रुपए होती है। तो जो पर्पल कैप के विजेता हैं वो हैं हर्षल पटेल, इन्होंने 24 विकेट लिए थे पूरे आईपीएल के दौरान। आईपीएल 2024 का जो अवार्ड मिला है वो विजेता, तो वो विजेता कौन? इनको 20 करोड़ रुपए का अवार्ड मिला है। कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला है, केकेआर टीम को मिला है। उप विजेता को 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जो सनराइजर्स हैदराबाद टीम को मिले हैं। सीजन के उभरते खिलाड़ी कौन थे? तो इस सीजन के उभरते खिलाड़ी थे जिनको 10 लाख रुपए मिले, तो वो कौन थे? नीतीश कुमार। कौन थे? नीतीश कुमार जो थे इस सीजन के उभरते खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन, तो वो कौन रहे थे? तो सुनील। और अल्टीमेट फैंटेसी जो प्लेयर ऑफ द सीजन है तो वो कौन है? वो सुनील नरेन हैं। तो ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। और
जो सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट पुरस्कार जो मिला है वो 10 लाख रुपए मिला है। वो किसको मिला है? वो जैक क्रेजर मैकगर्ग को मिला है। और सबसे ज़्यादा छक्के का जो पुरस्कार मिला है तो उसकी भी राशि कितनी होती है? 10 लाख रुपए। तो ये अभिषेक शर्मा को मिला है। सबसे ज़्यादा छक्के अभिषेक शर्मा ने लगाए हैं IPL में। अभिषेक शर्मा जो SRH की टीम से थे। और कैच ऑफ द सीजन, तो कैच ऑफ द सीजन कौन थे? रमनदीप सिंह थे जो KKR की टीम से थे। तो इनको भी 10 लाख रुपए मिले। इन्होंने सबसे ज़्यादा कैच लिए इस IPL मैच के दौरान। तो IPL से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं कि ये आ सकता है, यानी कि करंट का IPL, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या बनने की संभावना है। तो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है प्रश्न है 32। क्या निम्न में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो क्या किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? बताइए। 32 का, तो 32 का बी म्यांमार। क्या म्यांमार की है? श्रीलंका का रुपया, अफगानिस्तान, और तुर्की की मुद्रा लीरा, और अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गानी। अफ़गानिस्तान की सरल है याद करने में, अफ़गानी मुद्रा। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 33 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन हैं? तो मधुशाला के लेखक कौन हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला रचना है। नेक्स्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो 35 का आंसर कौन सा होगा बच्चों? पर्यटन मंत्रालय मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा भारत के मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन ए करेक्ट है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम प्रज्ञान था। क्या था? प्रज्ञान। चंद्रयान विक्रम की लीडिंग 4 चरणों में हुई थी, 4 चरणों में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर, यानी हमारा ये लास्ट प्रश्न है सामान्य ज्ञान का। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो 37 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? डी ऑप्शन सही है, वाराणसी। 38, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। भारत का ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। अब यहाँ से आपको 39 से हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो भित्ति और भय, यही गलत है। याचक, जाचक, घट घड़ा, अक्षर, आखर। तो ऑप्शन डी इसका सही है। भित्ति का तद्भव क्या होगा? भीत। क्या होगा? भीत। भय नहीं होगा, इसीलिए ये गलत है। आगे चलते हैं। 40 नंबर, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम कौन सा है? तो सेठ का तत्सम कौन सा है? तो सेठ का तत्सम पूछा है, तो सेठ का श्रेष्ठी क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी। 41, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कामिनी नहीं है, लेकिन बागेश्वरी, शारदा, भारती ये सारे सरस्वती शब्द के पर्यायवाची हैं। तो कामिनी
नारी का पर्यायवाची है। तो नारी के और कितने पर्यायवाची यानी स्त्री के पर्यायवाची हैं ये सारे, स्त्री या नारी। तो ललना, ललना, कामिनी, रमणी, ये सारे स्त्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 42। तो ये यहाँ अब ये है 42। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से है। तो कौन सा है घूमने फिरने वाला 42 का, यानी परिव्राजक, जिसे घूमने फिरने वाला कहते हैं। नेक्स्ट है 43। श्रुति सम, यानी ये कट गया है, 43 ही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत, नियत और नियत, नियत और नियत के सही अर्थभेद बताइए। तो नियत और नियत का 43। तो 43, एक नियत जो होता है वो निश्चित होता है और नियत वो इरादा होता है। बड़ी ई की मात्रा है तो उसका इरादा मतलब है, छोटी ई की मात्रा नहीं पे है तो वो निश्चित होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 44। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है, यानी कि मुहावरे से संबंधित अशुद्धि है। तो 44 चलिए देखते हैं। देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है, तो ये सही है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, सही है। राधा के सारे इरादे पर पानी फिर गया, सही है ये मुहावरा। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी, नहीं। पुलिस को देखकर, चोर पुलिस को देखकर भाग गया, ये ऐसे भी हो सकता है। या पुलिस को देखकर रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं, ऐसे हो जाएगा, तभी ये गलत है, गलत लिखा है ये वाक्य। 44 का डी आंसर है। चलिए आगे चलते हैं 45। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो 45 में सभी शब्द जो स्त्रीलिंग हैं कौन सा होगा, शीशम और नर्मदा। शीशम और नर्मदा क्या ये स्त्रीलिंग हैं, लेकिन समाधि, दीमक ये पुल्लिंग हैं। विहग, गरुड़, साहित्य, जहाज ये सारे पुल्लिंग हैं। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, गुरुजन। गुरु शब्द का ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन। 47 नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। तो किस वाक्य में अपादान कारक है। मेज से पुस्तक गिरी, यानी मेज से पुस्तक गिरी उससे अलग हुआ, तो अपादान में क्या अलगाव दिखाता है। तो मेज से पुस्तक गिरी यही अपादान कारक है। नेक्स्ट है स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो स्वर्णिम शब्द में प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो 48 का आंसर बताइए आप लोग। 48 का क्या होगा, स्वर्णिम यानी इम, तो क्या हो जाएगा, इम प्रत्यय है इसमें, यानी 48 का डी आंसर। 49 का संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। तो संग्राम में उपसर्ग कौन सा है 49। तो इसमें सन प्लस ग्राम, यानी इसमें सन उपसर्ग है, क्या है, और मूल शब्द क्या है, ग्राम है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 50। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, भरपूर, क्या है, भरपूर, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है 51। तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो तू तुम तेरा ये मध्यम पुरुष, यानी तुम हमेशा मध्यम पुरुष के लिए यूज किया जाता है वर्ड, तो ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, लघु प्लस उत्सव, यानी ऑप्शन ए सही है। 52 का ए। 53 कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों से जोड़ता है। तो कौन सा है 53 का आंसर बी, यानी योजक चिन्ह, विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं, यानी रात दिन, माता पिता, ये योजक चिन्ह इसमें प्रयोग किया जाता है। दिनेश रोज़ 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर क्या है। तो 4 लीटर उसमें क्या बता दिया गया, उसमें संख्यावाचक बता दिया गया, क्या, 54। तो 54 का क्या इसमें परिमाण बताया है, क्या बताया, 4 लीटर। तो दूध हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होता है। जो पदार्थ जो कैसे द्रव तरल पदार्थ होते हैं तो वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तो 54 का बी आंसर सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 55। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है। तो किस क्रिया का ये उदाहरण है, ये पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि वो पहले बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, तो सबसे पूर्वकालिक क्रिया है।
पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो ये वाक्य सामान्य भविष्यकाल है, यानी सामान्य वर्तमान की बात कर रहा है, सामान्य। 57 मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया, तो क्या है इसमें? कर्म किया है, तो कर्मवाच्य है ये। 57 का बी। 58 घाव पर नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है पुरानी बातें दोहराना, किसी का मजाक उड़ाना, घाव पर नमक लगाना, दुखी को अधिक दुखी करना, तो यही सही हो जाएगा इसका। 58 का डी, यानी दुखी को और अधिक दुखी करना। 59 मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूक का विलोम शब्द वाचाल, हास, साप, गौण, तो क्या हो जाएगा? तो मूक का वाचाल, यानी ऑप्शन डी। 59 का डी। 60 बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा सही है? तो 60 का ऑप्शन सी, यानी निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। 61 अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, यानी ऑप्शन सी सही है। अर्धसममात्रिक का छंद है, कौन सा अर्धसममात्रिक छंद होता है? तो 62 अर्धसममात्रिक छंद दोहा होता है। क्या होता है? दोहा अर्धसममात्रिक छंद होता है। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? राम कृपा भव निशा सिरानी में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 63, तो 63 में रूपक अलंकार है, सी आंसर है 63 का। 64 अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अंक का अनेकार्थक, तो अंक को क्या कहते हैं? तो अंक क्या है? अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? 64, तो 64 का क्या है? बी, यानी संख्या। चलिए अब यहाँ से क्या दिया गया? गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और उसके आंसर्स लगाने हैं, इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हंसी भीतरी आनंद का विहारी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना। पुराने लोग कह गए कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। तो एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींकने वाला हरिकलेश बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिट्स 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है, यानी कि हमारे जीवन है जो हंसी खुशी का नाम ही हमारा जीवन, यानी हमें हंसते रहना चाहिए, हमें निराश नहीं होना। तो अगर हम हंसी खुशी से रहेंगे तो हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, यानी कि ज़िंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। जब वो मुर्दा हैं तो वो क्या खाक जिएंगे? आगे है मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी। उसमें वह कहता है कि उत्तम शुभ अवसर की हंसी उदास से उदास है। उसमें वह कहता है कि उत्तम शुभ अवसर की हंसी उदास से उदास है, मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है, कैसा? एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। तो चलिए अब इस गद्यांश के प्रश्नों को लगाते हैं। 65 तो एक उपयुक्त मतलब इसका शीर्षक दीजिए इस गद्यांश का। 65 तो 65 का हंसी एक वरदान है, प्रसन्न एक वरदान है, कुशल वैद्य की कला है, हंसी दुख नाशक है। तो 65 का आंसर क्या है? बी, प्रसन्नता एक क्या है? वरदान है बच्चों। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें आशय, तो हंसी क्या है? हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 66 का सी। नेक्स्ट है 67 आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? तो वह जीवन को गति देता है, वह जीवन को ऊर्जा देता है, वह जीवन में हंसी पैदा करता है, वह जीवन के सुख। ये तो गलत ही है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का डी, वह जीवन के शोक और दुख दूर कर सकता है। सॉरी, सही से नहीं पढ़ा। वह जीवन के शोक और दुख को दूर कर सकता है। हाँ, ये सही ही बात है। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा? क्योंकि वह हमारे जीवन के जितने भी निराश शोक दुख है वो उनको क्या कर देगा? दूर कर देगा। आगे चलते हैं।
68 नंबर, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग वो है प्रफुल्लित, यानी प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग से प्रफुल्लित शब्द बना है। आगे चलते हैं 69, सुयोग्य वैध रोगी के लिए क्या करता है? तो सुयोग्य वैध रोगी के लिए क्या करता है? तो आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 69 का सी। नेक्स्ट है 70, कामसूत्र निम्न में से किसकी रचना है? तो कामसूत्र किसकी रचना है? तो ये वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन सी सही है, 70 का सी। नेक्स्ट चलते हैं 71, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? संत कबीर की कृति कौन सी है? बीजक। बीजक कबीरदास की रचना है। बीजक कबीरदास की रचना है, तो 71 का बी सही है। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर है धीरे धीरे। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे। नेक्स्ट है 74 नंबर, कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कृष्ण शब्द का पर्यायवाची मुरारी है। क्या है? मुरारी। कृष्ण, मुरारी, हरि, बहुत सारे नाम हैं कृष्ण के पर्यायवाची के। नेक्स्ट है, श्रुति भिन्नार्थक शब्द पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पानी और पानी का अर्थ, एक पानी क्या होता है? जल। और पानी क्या होता है? पानी जल होता है और पानी हाथ होता है, यानी ऑप्शन बी सही है, 75 का बी। 76 नंबर, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता है तो उसको क्या बोलते हैं? 76 का डी, यानी शंकालु। शंका करता है किसी पे, अगर संदेह करोगे यानी शंका, तो ऑप्शन डी 76 का डी। वेन आरेख का ये प्रश्न देख लीजिए, वो है वेन मतलब चुने जो संबंध लड़के, एथलीट, छात्र किसको दर्शाते हैं? 96। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? लड़के, एथलीट और छात्र। तो कुछ छात्र एथलीट होंगे, कुछ लड़के एथलीट होंगे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। 99 वाला प्रश्न देखिए, 4 विकल्पों में दी गई आकृति एक्स का सही दर्पण छवि चुनें। तो अगर आपको जब भी दर्पण वाला प्रतिबिंब पूछा जाए तो आप पेज पलट के हमेशा देख लें, क्योंकि उसकी आकृति हमेशा उल्टी बनती है। तो इसका कौन सा बन जाएगा? एक्स की आकृति अगले उसमें कौन सा बन जाएगा? सी वाला, यानी कि तीसरी आकृति बन जाएगी सेम। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।